हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये कॉमर्स के लिए भी होगा और मैनेजमेंट के लिए होगी, जो कि यूजीसी नेट के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉमर्स के लिए दे रहे हो या मैनेजमेंट के लिए दे रहे हो, दोनों सब्जेक्ट के लिए ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। इसलिए कोई भी ये वीडियो को देख सकते हो। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारा चैप्टर्स होता है। ओके, इंट्रोडक्शन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, टाइम वैल्यू होता है, ऐसे ही बहुत सारा चैप्टर्स होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 20 चैप्टर्स है। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो शुरू से ही शुरू करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे तो हमारा ये जो वर्ड है, 2 वर्ड को लेकर बना हुआ है। फाइनेंशियल एक टर्म है और एक है मैनेजमेंट एक टर्म है। फाइनेंशियल मतलब हमारे पास कितने फाइनेंस है। ओके, टोटल फाइनेंशियल टर्म्स हमारे पास कितना है, उसी को लेकर वो लिखा हुआ है। नहीं, जैसे कि हम फाइनेंशियल, हमारे जो पास फाइनेंस है उसी को क्या करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, उसी को यूटिलाइजेशन करना है। कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ओके, मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा, फाइनेंस हमारे पास जो है वो उसी को प्रोक्योरमेंट करना है और उसको यूटिलाइजेशन करना है। देखिए, ओके ठीक है, मैनेजमेंट का काम तो ये है। और मैनेजमेंट का काम को हम याद रखने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हमको जो हेनरी फॉयल थे, हमको जो हेनरी फॉयल जो थे, हमको क्या प्रोवाइड किए थे, हमको प्रोवाइड किए थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमको दिए थे। नहीं, ओके, उसी को हम कैसे याद रखते, POC3 के नाम पे उसको याद रखते हैं। जैसे कि पी फॉर क्या होता है, पी फॉर प्लानिंग होता है। ओके, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग होता है। C3 मतलब 3C। ओके, जैसे कि फर्स्ट C हो गया कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या हो गया, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हो गया 5 POC3। ओके, आप लोग इसको याद रख सकते हो, POC3, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये किसने हमको प्रोवाइड किए थे, हेनरी फॉयल हमको प्रोवाइड किए थे, जो कि उनका 5 फंक्शन है। ये बेसिकली ये जो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये काम रहेगा। क्या काम रहेगा, मैनेजमेंट का जो होगा ये काम रहेगा, जो कि हम बिजनेस के पास, हमारा बिजनेस के पास जितने भी फाइनेंस है उसी के हमको कितना ज़रूरत है उसी हिसाब से प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद उसको प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको कमांडिंग करेंगे, उसको कोऑर्डिनेटिंग करेंगे और उसको फाइनली कंट्रोलिंग करेंगे। वो ओके, ये हो गया, डेफिनेशन हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमको ये सब करना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या करना है, हम किस लिए करेंगे, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, जो कि और क्या इन्वॉल्व है, जो कि हमारे फाइनेंस को क्या करना है, फाइनेंस को प्रोक्योरमेंट करना है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है और उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके बेनिफिट्स लेना है। क्या लेना है, बेनिफिट्स लेना है। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे कि हमको क्या करना है, तो देखेंगे तो देखिए, इसको लेके यहाँ पर देखते हैं। ओके, देखिए, हमारे पास जो कि है, जो फाइनेंस है ना, उसी को कैसे करेंगे, फाइनेंस को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट। ओके, प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। क्या करना है, यूटिलाइजेशन। ओके, यूटिलाइजेशन करना है। ओके, यूटिलाइजेशन तो करेंगे। प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे, हमारे पास कितने सोर्सेस है, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म वाला सोर्सेस है, और एक शॉर्ट टर्म वाला सोर्सेस भी हो सकता है। नहीं कि शॉर्ट टर्म वाला सोर्सेस हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म में क्या क्या आएगा, हमारा ओन फंड आएगा। ओन फंड मीन्स इक्विटी।
इक्विटी, ओन फंड मीन्स इक्विटी, और एक डेप्ट फंड होगा जो कि लोन फंड हो सकता है। लोन फंड, लोन फंड हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्ट ही बोल सकते हैं। ओके, जो कि लोन लेके आएंगे वो हो गया डेप्ट हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में जो कि शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और पेबल्स हो सकता है। ओके, पेबल्स हो सकता है उसको। ये तो हम हमारे पास क्या मिल गया, फाइनेंस मिल गया। फाइनेंस मिलने के बाद उसको क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलाइजेशन करेंगे तो कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म में यूटिलाइज करेंगे और कुछ लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे। ओके, टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको यूज करेंगे। ओके, शॉर्ट टर्म में हमको क्या करना है, शॉर्ट टर्म में कौन सी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि स्टॉक परचेज करेंगे। डेप्टर्स ले सकते हो, डेप्टर्स ले सकते हो, और कैश ले सकते हो। और क्या ले सकते हो, कैश लेके छोटा सा जो पेटी कैश होता है, पेटी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसी को हम परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हैं, जो कि फिक्स्ड एसेट होगा। फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे नहीं, और एनी अदर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एनी अदर प्रोजेक्ट्स, जो कि हमको क्या मिलना चाहिए, हमको प्रॉपर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। ओके, अब मतलब इसको क्या करना है, जो कि प्रोक्योरमेंट यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलाइजेशन करने के बाद हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, मिनिमाइज कॉस्ट। अब मिनिमाइज कॉस्ट होगा तो हमको क्या होगा, मैक्सिमाइज रिटर्न्स होगा। क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। ओके, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा जो फाइनेंस था। फाइनेंस को हमने पहले क्या किया, प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। ये प्रोक्योरमेंट कहाँ से करेंगे, लॉन्ग टर्म से हो सकता है और शॉर्ट टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आएगा हमारा ओन फंड आ सकता है और लोन फंड आ सकता है। ओन फंड में आएगा इक्विटी आएगा, लोन फंड में आएगा डेप्ट। ओके, और शॉर्ट टर्म में आएगा हमारा क्रेडिटर आ सकता है और पेबल्स आ सकता है। और उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, जैसे कि हम स्टॉक्स परचेज करेंगे, डेप्टर्स ले सकते हैं, और कुछ अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, जैसे कि पेटी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में कैसे करेंगे, फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे और कोई प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उसके यूटिलाइजेशन करने के बाद उसको हमारा जो कॉस्ट है उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करना है। और मिनिमाइजेशन हमारा कॉस्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज रिटर्न्स मिलेगा। ओके, ये मिल गया हमारा, ये मिल गया हमारा फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग मिल गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंश्योरिंग हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। हमारे जो इक्विटी होल्डर्स हो गए, ओके, इक्विटी होल्डर्स मतलब ओनर्स हो गए। ओनर्स के लिए हमको क्या मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। उनको हमको क्या देना है, मैक्सिमम रिटर्न्स देना है, जो कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स जो बिजनेस का नेम, इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फार्म का ओवरऑल वैल्यू हमको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसको डेवलपमेंट करना है, उसको एडिशन करना है। ओके, वो हो जाएगा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा काम क्या रहेगा, जो कि कैपिटल जो हम प्रोक्योरमेंट किए उसी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करें, एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑप्टिममली। ओके, नेक्स्ट होगा लिक्विडिटी मेंटेनेंस। हमारे जो लिक्विडिटी मेंटेनेंस, हमारे पास जितने भी कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, जो कि ओके उसको लेके प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। देखिए इंश्योरिंग कंपनी हैज इनफ कैश फ्लो टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। जो हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होना चाहिए वहाँ पर वो उसको यूज करेंगे। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैश को, जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म वाला को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में यूज करेंगे। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट हमको करना है। क्या करना है, रिस्क को मैनेजमेंट करना है, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड हेडिंग।
नेक्स्ट कॉस्ट कंट्रोल, हमको फाइनली क्या करना है, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा, मिनिमाइजेशन कॉस्ट होगा तो मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स मिलेगा, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स मिलेगा तो हमको ये सब फुलफिल हो जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, ये सब हो सकता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शंस क्या होगा, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, कैपिटल बजटिंग करना है, कैपिटल बजटिंग करने के बाद फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना है, डिविडेंड डिसीजन एंड रिस्क एंड रिटर्न एंड एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। ओके, ये जस्ट था थ्योरी का पार्ट था जो कि हमको जानना चाहिए था, ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंस है जैसे कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हमेशा काम क्या रहेगा, बिजनेस के पास हमेशा एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेसी फंड, हाँ हमेशा फंड उसके पास रहना चाहिए, जैसे कि प्रोक्योरमेंट करने के लिए वेरियस स्टॉक्स एंड रॉ मेटेरियल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू द बिजनेस। ओके, हेल्प्स इन द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन जैसे हो पाएगा उसी हिसाब से हमारा फार्म का सेटअप होना चाहिए, फार्म का मैनेजमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस होना चाहिए। सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ओके, ये रहेगा इंपॉर्टेंस रहेगा। देन असिस्ट इन द डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये हो गया। जैसे कि शॉर्ट आप लोग कैसे शॉर्ट में याद कर सकते हो, इसे ही नोट बनाया है। ओके, उसी को आप लोग याद कर सकते हो, जो कि आपका एग्जाम में वो आ सकता है, डायरेक्टली यहाँ से भी आ सकता है। स्कोप रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये चारों ही इसका स्कोप हो सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसीजन लेना है, फाइनेंस के ऊपर डिसीजन लेना है, और डिविडेंड कैसे पेमेंट करना है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ये जो पेमेंट करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उसको ऊपर पेमेंट भी होगा ना। और हमारा जो वर्किंग कैपिटल हो गया जो करंट वाला हो गया, करंट एसेट हो, करंट लायबिलिटी हो, जो भी हो, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसका भी काम क्या है, किसका है, मैनेजमेंट का ही होगा, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम होगा। मैनेजिंग कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स, ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए, हमको मैनेजमेंट करने के लिए हमको कहाँ से फाइनेंस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, हमको कहाँ से फाइनेंस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके, फाइनेंस जो न्यू बिजनेस हो तो उसके लिए तो पहले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास नहीं होगा, बट हमारा जो प्रीवियसली बिजनेस चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, उसी के पास क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, जितने भी स्टेटमेंट्स है उसी को होगा, उसी को लेकर उसी को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। और फ्यूचर में हमको कितना फाइनेंस का ज़रूरत होगा, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा मैनेजमेंट रहेगा उसी के ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारे जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास कितना स्टेटमेंट्स है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, एक हमारे पास एक बैलेंस शीट वाला स्टेटमेंट है, और एक इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट लॉस है, और एक है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि यहाँ पर हमको एक्टिविटीज़, कैश का एक्टिविटीज़ मिलेगा, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये चारों को हमको स्टडी करना पड़ेगा। ये चारों को स्टडी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल हमारा परफॉर्मेंस, जो फाइनेंस का परफॉर्मेंस है हमारा बिजनेस में, उसी को हम पता कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, assess कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस, फ्यूचर पोटेंशियल। ये तीनों हमको जानना चाहिए। क्या जानना पड़ेगा, फाइनेंशियल हेल्थ कितना है हमारे पास, और परफॉर्मेंस, हम वो फाइनेंस जो है हमारे पास उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रिटर्न्स कैसा है, उसका यूसेज कैसा है, और फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसको लेकर हम फ्यूचर कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही पता है, हमको चल सकता है। जैसे कि इट हेल्प्स स्टेकहोल्डर्स टू सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हमको तो पहले तो मैनेजमेंट को तो चाहिए पहले, उसके बाद मैनेजमेंट जब उसके ऊपर उसका यूज़ करके फ्यूचर प्लानिंग कर लेगा, उसी को फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि इन्वेस्टर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और मैनेजमेंट कोई भी हो जो कि इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे।
ओके। तो कि डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमको कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, हमारा फाइनेंशियल डिसीजन में ही ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल डिसीजन में ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल हमारे पास कितना स्टेटमेंट्स है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलेगा, ये पोजिशनल फाइनेंशियल है। एक पर्टिकुलर डेट में हमको क्या मिलता है, बैलेंस शीट हमको शो करता है, जैसे कि हमारे पास कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है, कितने इक्विटीज है। जैसे कि क्या बोल रहा है, देख शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलता है, शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। देन उसमें हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, बैलेंस शीट में हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एसेट्स मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज हो गया, जैसे कि करंट लाइबिलिटीज हो गया और नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। ओके, उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आप बोल सकते हो। और इक्विटी हो गया, इक्विटी में हमको क्या मिलेगा, शेयर कैपिटल मिलेगा, रिजर्व मिलेगा और कुछ नहीं। ये दोनों ही, इतना ही हमको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट से ये हमको पता चलेगा। देन ये पर्टिकुलर डेट एक, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 31 मार्च, उसी डेट में ही हमको लास्ट ईयर का टोटल 12 मंथ का हम एक पीरियड लेते हैं, उसी हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। जो 12 मंथ हो गया उसी का 31 मार्च में हम उसको हिसाब लगाते हैं। ओके, सबको जोड़ के हिसाब लगाते हैं, जो कि हमारे हिसाब से होगा, और जो टोटल होगा वो टोटल को लेके वेरियस रेशियोस यूज़ करके, वेरियस स्टेटमेंट्स यूज़ करके उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। जैसे कि सेकंड वाला क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा, जो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से हमको रेवेन्यूज़ देखने के लिए मिलेगा, एक्सपेंसेस देखने के लिए मिलेगा, और प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए मिलेगा। रेवेन्यू में हमको क्या देखने मिलेगा, सेल्स आएगा और कुछ अदर इनकम्स होगा, जैसे कि हम इंटरेस्ट के थ्रू कुछ इनकम कर सकते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, देन एक्सपेंसेस जो हो गया हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, और डिप्रिसिएशन हो गया। तीनों टाइप का एक्सपेंसेस हमको देखने मिलेगा। ओके, ऑपरेटिंग मतलब जो कि हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी बिजनेस के प्रोडक्ट को कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके, हम जिसी टाइप का भी हमारा बिजनेस होगा ना, सेल्स वाला बिजनेस हो, प्रोडक्शन वाला बिजनेस हो, और सर्विस वाला बिजनेस हो, जो सर्विस को लेके और गुड्स को लेकर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और उसी को हेल्प करने के लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया और सेल्स एक्सपेंसेस होगा, ये उसको क्या होता है, उसी को हेल्प करने के लिए ये एक्सपेंसेस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट देखिए, और उसमें प्रॉफिट्स और लॉस देखने मिला हमको। प्रॉफिट मतलब ग्रोस प्रॉफिट हो गया, ग्रोस लॉस हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस हो सकता है, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो सकता है। ये तीनों हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहेगा इनकम स्टेटमेंट हो गया। इनकम स्टेटमेंट के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिलता है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, हमारा कितना कैश इनफ्लो हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया ड्यूरिंग ए पीरियड, जो मतलब 12 मंथ। ओके, 12 मंथ के अंदर हमारा टोटल कितना कैश इनफ्लो हो गया और टोटल कितना कैश आउटफ्लो हो गया। ये दोनों हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सब हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसमें कंपोनेंट्स क्या रहेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। ये तीनों 3 कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलेगा। देखिए, ऑपरेटिंग मतलब जो कि हमारा जो बिजनेस जो काम करता है। ओके, बिजनेस जो ऑपरेशन करता है, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहा है और सेल्स कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वहाँ पर जो हमको मिलेगा, मतलब वो ऑपरेटिंग हो गया। जो ऑपरेशन हो रहा है हमारा बिजनेस के अंदर, जो ऑपरेशन हो रहा है उसी को लेकर वहाँ से हमको जो भी एक्सपेंसेस होता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसी को लेकर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कैश फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और कैश फ्रॉम एसेट इन्वेस्टमेंट, जो एसेट के ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट
कैश फ्रॉम एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्रॉम लोन्स एंड डिविडेंड्स, जो कि लोन्स के थ्रू हमको जो आता है और जाता है। ओके, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, यह हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट ऑफ क्या चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी शोज द चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर ए पीरियड, पर्टिकुलर ए वन पीरियड, मतलब वन पीरियड हमेशा हम क्या सोचते हैं 12 मंथ, 12 मंथ को हम क्या लेते हैं, हमेशा एक पीरियड लेते हैं। ओके, याद रखिएगा। शोज द चेंजेस इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर ए पीरियड। कंपोनेंट्स, उसका कंपोनेंट्स क्या रहेगा, शेयर कैपिटल रहेगा, रिटेन अर्निंग्स रहेगा और रिजर्व्स रहेगा। क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व्स रहेगा। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इक्विटी हो गया। ये चारों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, या एनालिसिस करने के लिए उसको हमको क्या ऑब्जेक्टिव, क्या जरूरत क्या है उसको, एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये दोनों हम जान सकते हैं। और इवोल्यूट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, हमारा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। और देखिए लिक्विडिटी मीन्स हमारा जब बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पर लिक्विड कितना है, लिक्विड एसेट हो गया और लिक्विड लाइबिलिटी हो गया। ओके, लिक्विड एसेट, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, लिक्विड एसेट चाहिए क्या करना है, लिक्विड लाइबिलिटी को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्वेंसी मतलब हमारा बिजनेस के अंदर जो जो प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, जो जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, उसी को लेकर हम सॉल्वेंसी रेशियो बोलेंगे। वो जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उसी में ये जो लिक्विडिटी रेशियो सॉल्वेंसी वहाँ पर डिटेल से हम समझा लेंगे। ओके, समझ लेंगे। मेजर्स ऑफ इफिशिएंट एंड एसेट यूटिलाइजेशन, ये हमको पता चल सकता है। कंपेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ए टाइम और विथ कॉम्पिटिटर्स, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब हमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, एसेट यूटिलाइजेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही पता चलेगा। टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, एनालिसिस तो करेंगे ना, एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या टेक्निक्स चाहिए। जैसे कि हमको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एक एनालिसिस टेक्निक है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर फाइनेंशियल डाटा ओवर मल्टीपल पीरियड्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने से हम वहाँ पर हम ट्रेंड एनालिसिस यूज कर सकते हैं और एक ग्रोथ मेजरमेंट हमको पता चल सकता है। मतलब ट्रेंड मतलब हमारा कुछ साल से क्या चल रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर कुछ साल से क्या चल रहा है, वो हमको ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। और ट्रेंड एनालिसिस के बात करेंगे तो हमारा ईयरली वाइज हमारा कितना पीरियड टू पीरियड हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, वो हमको ग्रोथ मेजरमेंट से हमको पता चलेगा। सेकंड में हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या बोला, एक्सप्रेसेस ईच आइटम एज ए परसेंटेज, ईच आइटम को परसेंटेज हिसाब से लेकर बेस अमाउंट को टोटल एसेट और टोटल सेल्स को लेके हम कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी ईच आइटम को लेते हैं, टोटल एसेट और टोटल सेल्स को लेते हैं। टोटल सेल्स को क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, 100 लेके कोई एक एसेट को लेके उसी से हम कितना परसेंटेज है, जैसे कि हमारा डेप्टर हो गया। ओके, डेप्टर, रुको, हाँ, डेप्टर बाय सेल्स इंटू 100, उसको हम निकाल सकते हैं। डेप्टर का सेल्स के ऊपर डेप्टर का कितना परसेंटेज है, वो यहाँ से हमको मिल सकता है। जैसे कि ये हो गया कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजफुल टू कंपेयरिंग कंपनीज डिफरेंट साइज से हमें उसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक हम ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी देखे हैं, लास्ट फास्ट वाला, क्योंकि इवैल्यूएट फाइनेंशियल डाटा ओवर ए टाइम, आइडेंटिफाई द ग्रोथ पैटर्न, हमारा ग्रोथ पैटर्न कैसे हो रहा है, हमारा वो ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। क्योंकि क्या करते हैं हम, ईयर वाइज ही वो उसको कंपेयर करते हैं, ईयर वाइज उसको कंपेयर करते रहते हैं। इसलिए वो बहुत सारे ईयर को लेके एक साथ उसको कंपेयर करते हैं। देन आएगा रेशियो एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जो कि रेशियो एनालिसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा। और उसी में रेशियो एनालिसिस से हमको क्या पता चलेगा, लिक्विडिटी रेशियो मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मिलेगा, सॉल्वेंसी रेशियो मिलेगा, इफिशिएंसी रेशियो मिलेगा।
जैसे कि लिक्विडिटी मतलब हमारे पास कितना, हमारे हाथ में, ओके, बिजनेस के पास कितना है, जो कि करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है। करंट रेशियो में हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, जो कि उसको हम लिक्विडिटी रेशियो बोलेंगे, ओके। और प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि हमारा प्रॉफिट कितना होता है, हम जब सेल करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, हमको रिटर्न कब कब कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, उसी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। रिटर्न हमके पास जितना आएगा, जो कि हम प्रॉफिट मार्जिन, जैसे कि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमको क्या रिटर्न्स मिलता है, वो वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट हो गया था, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, ओके। नेक्स्ट सॉल्व, हम क्या सॉल्व करें, जो हमारे डेप्ट लिए है, डेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमारा कितना इक्विटी यूज हो रहा है, डेप्ट को सॉल्व करने के लिए कितना इक्विटी यूज हो रहा है, और इंटरेस्ट हम कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ओके। ये सॉल्वेंसी मतलब सॉल्व करें बिजनेस का, जो बिजनेस जो लोन लिया है उसी को पेमेंट करने के लिए जो भी हमारा यूज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंसी। हमारा क्या हो रहा है, लोन मतलब बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम है, उसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब उसको उसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको भी हम पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा बिजनेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इफिशिएंसी, मतलब जो हमारे पास जो एसेट हो गया, एसेट का यूज़ क्या है, उसका इफिशिएंट क्या है, उसका पर डे जितने भी वो टाइम काम करता है, जो एसेट होगा, जितने भी पर डे वो जो काम करता है, कितना हमको काम प्रोडक्शन करके देता है, ओके, और कितना हमको वो सेल करके देता है, उसी का हो गया इफिशिएंसी। को कितना इफिशिएंट है, पर एसेट, एवरी एसेट हमारे लिए कितना इफिशिएंट है, उसी को हम क्या कहाँ पर मेजर करते हैं, इफिशिएंट रेशियो से उसको मेजर करते हैं। जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर, हमारा जो इन्वेंटरी से हमका कितना इफिशिएंसी है, एसेट का इफिशिएंसी कितना है, कवरेज रेशियो, जो भी हम रेशियो उसको यूज, जो भी एसेट है हमारे पास, उसको यूज़ करके जो हमको बेनिफिट मिलता है, ओके, इसीलिए जो उतना ये इफिशिएंट है, वो इफिशिएंसी यहाँ पर हमको पता चलता है, ओके। यह हो गया लिक्विडिटी, मतलब करंट को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। सॉल्वेंसी मतलब हमारा जो बिजनेस का जो प्रॉब्लम है, जो लोन्स है, डेप्ट है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। इफिशिएंसी मतलब हमारे पास जितना एसेट है उसको यूज करके हम कितना प्रोडक्शन करके कितना यूज कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे इफिशिएंसी रेशियो। ये हो गया, उसका मीनिंग हो गया। और जब पढ़ेंगे उनके अंदर कितने भी रेशियोज है, सबको एक एक फार्मूला, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो भी हम देखेंगे, ओके। देन आएगा फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। फंड्स फ्लो आइडेंटिफाई द, फंड्स फ्लो में क्या करेंगे, हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉपर वर्किंग कैपिटल में हमें कितना चेंजेस होता है वो हमको फंड्स फ्लो से मिलता है। कैश फ्लो से क्या मिलेगा, एग्जाम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एक्चुअली हमारे पास कितना कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको पता चलेगा। और एक लास्ट में होता है जो कि 2 पॉइंट एनालिसिस होता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, इक्विटी के ऊपर पर इक्विटी में हमारा रिटर्न कितना है, उसी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी एक पार्ट में करेगा, इफिशिएंसी क्या करेगा, लिवरेज, मतलब 1 इक्विटी से वहाँ से कितना प्रॉफिट हमको मिल रहा है, उसका पर इक्विटी का इफिशिएंसी कितना है, और उसका कितना लिवरेज हमको मिल रहा है, ओके। कितना वो लिवरेज हमको मिल रहा है, इसी को तीनों को मिलाकर हमको क्या मिलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। इसी को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम 2 पॉइंट एनालिसिस से हम एनालिसिस करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंस क्या होगा, हेल्प्स इन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग डिसीजन, असिस्ट मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, सपोर्ट क्रेडिटर्स एंड इवैल्यूएटिंग ए कंपनीज क्रेडिट वर्थीनेस, एड्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये रह गया। और फाइनली क्या हम समझ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द क्रूशियल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड growth potential. It enables informed decision making for business, investors and other stakeholders, okay। थैंक यू। ये हो गया इस चैप्टर में, इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी जो टाइम वैल्यू मनी उसको डिटेल्स देखेंगे, और उसके टाइम वैल्यू पहले उसको और एक ये जो मेथड्स हो गया, ये जो जितने भी हम मेथड्स टेक्निक्स हम देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसी को पूरा 1 by 1 डिटेल्स स्टडी करेंगे। थैंक यू। जय जगन्नाथ।